हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में होने वाले एग्जाम को लेकर। उसमें हम लोग अभी विगत 2-3 दिनों से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इतिहास विषय के चैप्टर 1 चैप्टर 2 को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब आज हम लोग डिस्कस करने वाला है चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 प्रश्न को। पार्ट 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूं आज। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इस ऑब्जेक्टिव की खासियत ये है कि इसमें पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिल जाएंगे? तो इस ऑब्जेक्टिव में आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे, यानी इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न आए हैं आज तक उन सभी के पीवाईक्यू इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो चांस है या जो की संभावना है कि वो बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो इस सेशन को आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ये सेशन और ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आपको हेल्पफुल होंगे। तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग को जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको आप एक बार मैच कर लीजिएगा अपने पीवाईक्यू के बुक में, या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। या आगे यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं अभी पीडीएफ कोई भी अपलोड नहीं किया हूँ। क्योंकि मेरे वीडियो पे अभी उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, इसीलिए कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है। तो जिसको भी हाँ इस चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव के, वो मुझे कमेंट करेगा, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा आंसर्स के। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी चीन हिंद हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बताइए, कि कमेंट करके बताइएगा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें काम्बोडिया आता है, वियतनाम और चीन आता है। काम्बोडिया, वियतनाम और चीन। यहाँ पे उत्तर का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तत्कालीन समय में लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले दक्षिण पूर्व एशिया प्रायद्वीप क्षेत्र में आज के कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा प्रश्न है, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो मैंने पहला प्रश्न बताया वो प्रश्न 2014 और 2021 के फाइनल एग्जाम में आ चुका है। अभी जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ प्रश्न 2, इसको लगभग 4 बार पूछ लिया गया है बिहार बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको वीवीआई में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2-3 साल बाद प्रश्न रिपीट हो ही जाते हैं। ऐसे बिहार बोर्ड के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर तैयार कर रहे हैं, तो अगर प्रीवियस ईयर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए उनको अगर तैयार कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अंकरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो काम्बोडिया में स्थित है। ठीक है। अंकरवाट का विशाल मंदिर काम्बोडिया में स्थित है, जो भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये क्वेश्चन 2019 और 2023 में पूछा गया है। तो वो कौन थे? सूर्यवर्मा द्वितीय। वो कौन थे? सूर्यवर्मा द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। 12वीं शताब्दी में काम्बोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा कि ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, लेकिन एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ऑडियो क्वालिटी वीडियो की कैसी है। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा पे बात करते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये इस प्रश्न को भी बिहार बोर्ड में 4 बार पूछ लिया गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो वो कौन थे? तो पुर्तगाली थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुर्तगाल के प्रथम यात्री थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। वो 1498 में आए थे भारत। ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। यहाँ पे व्याख्या में भी दिया है कि 1498 ईस्वी में
वास्को डिगामा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज के बाद 1510 में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन में प्रवेश किया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहे जाते थे? इस प्रश्न को भी 2 बार पूछ लिया गया, यानी 2014 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको कहे जाते थे क्लोन। इनको क्या बोला जाता था? क्लोन बोला जाता था। ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता था, जिन्हें व्यापक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि नरोत्तम सिन्हानुक नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? ये देख लीजिए। शायद आप इस प्रश्न को सुने नहीं होंगे, लेकिन ये 2017 और 2022 में पूछ लिया गया और इसी चैप्टर से पूछा गया है। तो वो कौन थे? कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। मतलब नरोत्तम सिन्हा कंबोडिया के शासक थे, जिन्होंने 1954 के बाद कंबोडिया को गुटनिरपेक्ष नीति पर चलाया। ठीक है। 7वां प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक और पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि पुस्तक और लेखक के नाम भी काफी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बी नंबर ऑप्शन होगा इसमें, फान बोई चाओ। फान बोई चाओ 1930 में दुई तान होई की स्थापना करने वाले क्रांतिकारी फान बोई चाउ ने यह पुस्तक लिखकर राष्ट्रवादियों में हलचल मचा दी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न 2018 और 2021 में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप लोग इम्पोर्टेंट मानिएगा। और इसके ऑप्शन है होनोई समझौता। ठीक है। होनोई समझौता होगा। होनोई समझौता 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच होनोई समझौता हुआ था, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को स्वतंत्र गणराज्य माना। प्रश्न नंबर 9 है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो ये कौन थे? रेसेल थे। ऑप्शन ए रेसेल। प्रसिद्ध दार्शनिक रेसेल ने अंतरराष्ट्रीय अदालत लगाकर अमेरिकी बर्बरता और वियतनाम पर आक्रमण के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, 20 और 23 में। तो वो कौन थे? निक्सन। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन राष्ट्रपति थे। युद्ध समाप्ति यानी 1973 जो शांति समझौता हुआ था, वो युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे, जिन्होंने 5 सूत्रीय और 8 सूत्रीय शांति योजना पेश की थी। ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? 2 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड ने, 2015 के एग्जाम में और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। 1939 में शुरू हुआ आंदोलन एक बौद्ध धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। 1939 में शुरू हुआ आंदोलन एक बौद्ध धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसमें उग्रवादी घटनाओं के साथ आत्मदाह तक शामिल था। यह आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 बोलता है कि हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो 2019 में पूछा गया है, एक ही बार पूछा गया है। तो ये थे हु इन फूसो। हुआ आंदोलन के प्रवर्तक नेता हु इन फूसो थे। ठीक है। वियतनाम में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? 2017 में पूछा गया, एक ही बार पूछा गया है। वियतनाम में अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। क्या थी? एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। प्रश्न नंबर 14 क्या बोलता है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी यानी वियतनाम कांग सान देन के संस्थापक कौन थे? यानी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के
संस्थापक कौन थे 2018 और 2021 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन। हो ची मिन 1930 में हो ची मिन ने बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद दियन वियन फू के युद्ध में किसकी बुरी तरह हार हुई थी। 2020 में पूछा गया है, तो फ्रांस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। 1954 में दियन वियन फू के ऐतिहासिक युद्ध में वियतनामी छापामारों ने फ्रांस को बुरी तरीके से हरा दिया और 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। मई 1954 में दिएन वियन फू युद्ध के बाद जनेवा समझौता हुआ था, जिसने वियतनाम को उत्तरी और दक्षिण वियतनाम में विभाजित किया। 17वां नंबर प्रश्न है, जनेवा समझौता में वियतनाम को कितने भागों में बांटा गया? जनेवा समझौता में वियतनाम को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। जनेवा समझौता ने वियतनाम को 17वीं अक्षांश रेखा पर 2 हिस्सों यानी उत्तरी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम जिसको साम्यवादी बोला गया और दक्षिणी वियतनाम जिसको पूंजीवादी बोला गया में बांट दिया गया। ठीक है। उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न है, अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो वो कौन थे? तो जोन युंग आई अनामी दल के संस्थापक थे। अनामी दल की स्थापना जोन युंग आई ने की थी, जो मॉस्को के कैंटन से प्रभावित आक्रामक विचारों वाली पार्टी थी। उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1903 में किसने की थी? दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1903 में किसने की थी? तो किसने की थी? फॉन बोई चाउ। किसने की थी? फॉन बोई चाउ। 1903 में फॉन बोई चाउ ने दुई तान होई संगठन बनाया, जिसके नेता कौन थे? राजकुमार कुआंग दे थे। ठीक है, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, हो ची मिन का दूसरा प्रारंभिक नाम क्या था? हो ची मिन का दूसरा प्रारंभिक नाम क्या था? 2015 और 2020 में पूछा गया है। तो नियंग आई क्वाओक। ऑप्शन नंबर डी नियोंग नियो दिन सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, नियोंग आई क्वाक। ठीक है। उसके बाद 21, वियतनाम के टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम के टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, किस वर्ष हुई थी? तो 1907 में हुई थी। और एक और पॉइंट आप लोग बताइएगा कि भारत में उस समय 1907 में क्या हुआ था। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए 1907 में हनोई में टोकिन प्री स्कूल खोला गया था। 22 नंबर प्रश्न है, माइली गांव की घटना किस देश से संबंधित है? कौन सी घटना? माइली गांव की घटना किस देश से संबंधित है? तो वो कौन सा देश है? दक्षिणी वियतनाम है। कौन सा देश है? दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी। माइली गांव यानी दक्षिणी वियतनाम में स्थित था, जहां अमेरिकी सेना ने मासूम ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम किया था। ठीक है। अभी भी अमेरिकी सेना वैसे ही करती है। तो ये अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत कठिन से टाइम निकाल कर मैं बनाता हूँ वीडियो। माइली गांव की दर्दनाक घटना को विश्व के सामने किसने उजागर किया था? माइली गांव की दर्दनाक घटना को विश्व के सामने किसने उजागर किया था? तो वो कौन थे? एक जीवित बच्चे वृद्ध ने। उसका आंसर हो जाएगा एक जीवित बच्चे वृद्ध ने। इसकी व्याख्या समझते हैं। अमेरिकी सेना द्वारा पूरे गांव को जलाने के बाद लाखों के ढेर के बीच दबा एक बूढ़ा व्यक्ति जीवित बच गया था, जिसने ऐसे भीषण घटना को दुनिया के सामने लाया। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है,
हो ची मिन्ह मार्ग किस किस देश के सीमा क्षेत्र से होकर गुजरता है? हो ची मिन्ह मार्ग किस देश के सीमा क्षेत्र से होकर गुजरता है? तो लाओस एवं काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ? वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कंबोडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो कंपूचिया रखा गया था, कंपूचिया। कंबोडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया था? कंपूचिया। 1978 के बाद कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया था, जहां शू सफान और पोलपोट के आतंकवादी संगठन का शासन आया। 1905 में जापान द्वारा किस शक्तिशाली यूरोपीय देश को हराया जाना एशियाई देशों के लिए प्रेरणा बना? 1905 में जापान द्वारा किस शक्तिशाली यूरोपीय देश को हराया जाना एशियाई देशों के लिए प्रेरणा बना? 2019 में पूछा गया, तो ये रूस। ये शायद मैं पिछले पिछले ऑब्जेक्टिव का जो सेशन था उसमें भी मैंने इस ऑब्जेक्टिव्स को कवर कराया है। उसके बाद नंबर 28 है, वियतनाम में नापाम क्या था? वियतनाम में नापाम क्या था? एक प्रकार का रासायनिक अग्नि बम मिश्रण। क्या था? एक प्रकार का रासायनिक अग्नि बम मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या इसका क्या है? तो नापाम एक कार्बनिक यौगिक था जो गैसोलीन के साथ मिलकर त्वचा से चिपकने वाला और लगातार जलने वाला अग्निबम था। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछ भी सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद एजेंट ऑरेंज क्या था? प्रश्न नंबर 29 है कि एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज क्या था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेड़ों की पत्ती झुलसाने वाला खतरनाक रसायन यानी जहर। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा घातक रासायनिक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। इसे ऑरेंज पट्टी वाले ड्रमों में रखा जाता था। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, जेनेवा समझौता के कार्यान्वयन की देखभाल के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य कौन सा देश नहीं था? जेनेवा समझौता के अंतर्गत कार्यान्वयन की देखभाल के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य कौन सा देश नहीं था? तो कौन सा देश नहीं था? तो अमेरिका नहीं था। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व युद्ध का कौन सा सबसे बड़ा चावल निर्यात देश बन गया था? 1931 तक वियतनाम में विश्व युद्ध का कौन सा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था? तो वो कौन था? तो तीसरा था। मतलब 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का कितने नंबर पे चावल देश, मतलब चावल का निर्यात करने वाला देश बन गया था? तो वो था तीसरे नंबर वाला। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 1934 में देशभक्तों के वियतनामी राष्ट्रीय दल 1914 में देशभक्तों के वियतनामी राष्ट्रीय दल का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कैंटीन, चीन में। 1914 में देशभक्तों द्वारा बनाए गए वियतनामी राष्ट्रवादी दल का पहला अधिवेशन चीन के कैंटन शहर में किया गया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 33, कंबोडिया में नरोत्तम सिन्हानुक को 18 मार्च 1970 को सत्ताच्युत कर दिया पर किसको सरकार बनाया गया? तो वो जनरल जनरल लो नोल। ठीक है। उसके बाद वियतांग वियत वियतांग का क्या अर्थ है? 2018 में पूछा गया है, वियतांग का क्या अर्थ है? तो दक्षिण दक्षिण वियतनामी राष्ट्रीय मुक्ति सेना। वियतांग का अर्थ क्या है? तो दक्षिण वियतनामी राष्ट्रीय मुक्ति सेना। 1960 में दक्षिण वियतनाम की जनता ने अपने निरंकुश सरकार के विरुद्ध वियतांग यानी राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया। प्रश्न नंबर 35, फ्रांस में कोचीन चीन पर किस वर्ष अधिकार संधि हुई? तो 1862 में। ठीक है। प्राचीन काल में, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं कि फ्रांस ने सैन्य बल पर 1862 में कोचीन चीन, 1863 में कंबोडिया, 1884 में अंडमान तथा 1904 में लाओस पर प्रभुत्व बनाया था फ्रांस ने। उसके बाद प्राचीन काल में वियतनाम के तोकिन और अन्नाम प्रांतों पर किस संस्कृति या देश का प्रभाव था? तो कौन था? वो चीन था। ठीक है।
37 नंबर प्रश्न है, 34वीं शताब्दी में स्थापित काम्बोज या कंबोडिया राज्य पर किस संस्कृति का प्रभाव था? तो वो कौन था? भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में काम्बोज राज्य की स्थापना हुई, जहाँ का शासक भारतवंशीय था और वह भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। 38 में क्या बोल रहा है कि वियतनाम में वियतमिन यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो वो कौन थे? हो ची मिन्ह। 2023 में पूछा गया है। 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह ने वियतनाम में किस प्रकार की सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो लोकतंत्रीय गणराज्य। क्या था? तो लोकतंत्रीय गणराज्य। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना की गई, जिसके प्रधान हो ची मिन्ह बने। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, 25 अगस्त 1945 को किस नामी शासक ने साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष अपना पद त्याग दिया था? तो कौन थे? बाओदाई। कौन थे? तो वो बाओदाई थे। साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते जनाधार को देखते हुए अन्नाम के शासक बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद क्या कर दिया था? तो छोड़ दिया था। 1919 में वियतनामी जनता ने किस देश के खिलाफ बहिष्कार आंदोलन चलाया था? 1919 में वियतनामी जनता ने किस देश के खिलाफ बहिष्कार आंदोलन चलाया था? तो वो कौन थे? चीन। कृषि उत्पादों और व्यापार पर चीनियों का एकाधिकार होने के कारण 1919 में वियतनामी जनता ने चीनी बहिष्कार आंदोलन को शुरू किया था। प्रश्न नंबर 42 है, लाओस में पाथेट लाओ नामक सैन्य संगठन किसने गठित किया था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार सुफनबोम। उसके बाद 43 नंबर, लाओस में जॉर्ज के मैदान प्लेन ऑफ जॉर्ज पर किस संगठन ने 1970 में अधिकार कर लिया था? तो वो कौन थे? पाथेट लाओ ने 1970 में पाथेट लाओ के सैनिकों ने लाओस पर आक्रमण कर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जॉर्ज के मैदान पर कब्जा किया था। 44 नंबर है, काम्बोडिया मुद्दे पर वार्ता के लिए 16 मई 1970 को एशियाई देशों का सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो जकार्ता में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? तो जकार्ता में बुलाया गया था। वियतनाम में प्राचीन विरांग त्रिअयु की तुलना किससे की जाती है? वियतनाम में प्राचीन विरांग त्रिअयु की तुलना किससे की जाती है? तो जनेवा ऑफ आर्क यानी भारत की महारानी लक्ष्मीबाई। जनेवा ऑफ आर्क और भारत की महारानी लक्ष्मीबाई। त्रिअयु वियतनाम प्राचीन महान नायिका जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ हथियार उठाया था, उन्हीं देवी की तरफ पूजा जाता है। 46 नंबर, पेरिस शांति यानी वियतनाम युद्ध समाप्ति का समझौता किस तिथि को हस्ताक्षर हुआ था? तो वो था 27 फरवरी 1973। क्या था? 27 फरवरी 1973, ऑप्शन नंबर ए। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में अंतिम शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए और जिसके तहत 60 दिनों में अमेरिकी सेना वापसी की तय हुई। वियतनामी युद्ध में अमेरिका के लगभग कितने सैनिक मारे गए थे? तो वो लगभग 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जून 1940 में फ्रांस किस देश से हार गया था? तो वो कौन था? जर्मनी से हार गया था। जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से पराजित हो गया, जिससे हिंद चीन में उसकी स्थिति कमजोर हो गई और जापान ने प्रवेश कर लिया। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1961 में अमेरिका ने वियतनाम गृह युद्ध के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया यानी व्हाइट पेपर जारी किया था? तो शांति को खतरा। सितंबर 1961 में अमेरिका ने शांति खतरा नामक से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी अमेरिका को हिंद चीन मित्र सरकार को दोषी ठहराया। क्वेश्चन नंबर 50, कंबोडिया ने नरोत्तम सिनानुक की सेना का मुकाबला करने के लिए अतिवादी लाल छापामार सेना का नाम क्या था? तो वो क्या नाम था? लाल खुमेरी। क्या नाम था? लाल खुमेरी। कंबोडिया में सिनानुक के समर्थकों और अतिवादी वामपंथियों की लाल खुमेरी सेना ने
लोन नोल की सरकार को परास्त किया था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब वीडियो खत्म हो गया है। मैं आप सभी के सामने यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो अच्छी है या कैसी है। और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूंगा जब तक पूरे सब्जेक्ट के सेशंस खत्म नहीं हो जाते हैं। और मैं वीडियो डेली बना रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्ट करना, प्रीवियस ईयर को कलेक्ट करना, इस चैप्टर वाइज चैप्टर को पढ़ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाना कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जितने मतलब शेयर और वो आता है उतना ही हम लोग को क्या होता है, मोटिवेशन मिलने लगता है।